तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद RSR। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पार्ट 1। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए इंतजार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे भारत का नक्शा है। यानी आज हम लोग भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में डिटेल से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत किस उपमहाद्वीप का भाग है? यानी हमारे जो भारत देश है वो किस उपमहाद्वीप का भाग है? तो हमारा भारत जो देश है वो एशिया उपमहाद्वीप का भाग है, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का भाग है। और एशिया में भी दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, भारत जो हमारा ये जो देश है ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। यानी ये जो इक्वेटर होती है और ये जो प्राइम मेरिडियन है, इधर ईस्ट और इधर ये जो साउथ है, यानी भारत जो हमारा है वो साउथ ईस्ट एशिया का भाग है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दक्षिण और ये पूर्व। तो भारत जो है वो इसके बीच में, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है हमारा भारत देश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है यह आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। भारत की आकृति है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके चारों कोनों को मिलाएंगे तो ये जो हमें आकृति देखने को मिलेगी ये कैसी होगी? ये होगी चतुष्कोणीय। यानी भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय आकृति कैसी होती है? जिसके अंदर चार कोण बनते हैं, यानी चार एंगल बनते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये चार एंगल हैं। ये जो हमारे भारत की आकृति है वो है चतुष्कोणीय। और भारत की एक और आकृति है, इसको प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो ये आप लोग इसकी शेप देख सकते हैं, ये एक चिड़िया की जैसी इसकी शेप है। लेकिन अगर हम लोगों को एक वेल डिफाइन करना हो तो भारत की आकृति कैसी होगी? तो वो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, यानी चार एंगल हैं इसके और ये भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो विस्तार कौन कौन से होते हैं? विस्तार दो होते हैं, एक तो अक्षांशीय विस्तार और दूसरा होता है देशांतरीय विस्तार। तो अभी हम लोग अक्षांशीय विस्तार समझेंगे, उसके बाद में हम लोग देशांतरीय विस्तार को भी डिटेल से समझेंगे कि देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। यह भी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से और समझाता हूँ। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी होती है इस पर दो रेखाएं खींची जाती हैं, एक तो अक्षांश रेखा और दूसरी देशांतर रेखाएं। ये जो ऐसे सीधी ये जो आड़ी रेखाएं होती है, ये जो पड़ी रेखाएं होती हैं, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये जो सीधी रेखाएं होती हैं इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यानी ये जो इधर से लेकर इधर तक जो विस्तार है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो विस्तार है वो कितना है? तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर भारत का यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 6 डिग्री तो ये है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र देख सकते हैं आप लोग, ये है। ये 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर नहीं है गाइस, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और उसी का ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ पर बताया गया है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो यहाँ पर ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र देख सकते हैं, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसलिए ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और ये यहाँ पर है भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, जो है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहाँ पर? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये यहाँ पर बताया गया है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भारत के दो दक्षिणी बिंदु हैं, एक तो भारत की मुख्य भूमिका और एक है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वो कितने डिग्री के अक्षांश पर है? तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंदिरा कोल। तो अभी आप लोग इसको याद रखिए, इंदिरा पॉइंट।
और वो कितने डिग्री के अक्षांश पर है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे निश्चित की जाती हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, पृथ्वी पर खींची गई हैं। भारत का अक्षांश विस्तार मैंने बता दिया, और ये भारत की मुख्य और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। या आप लोग इस यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो इंदिरा पॉइंट, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु वाला। और ये तो है 6 डिग्री 4 मिनट, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। और वो कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु में। और वो कितने डिग्री के अक्षांश पर है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। या आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये जो है हमारा यहाँ पर ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और वो कितने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये एन नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी उत्तरी अक्षांश को। और ये जो देशांतरी विस्तार है हमारा, इसको हम लोग ईस्ट से डिफाइन करेंगे और इसको नॉर्थ से डिफाइन करेंगे। नॉर्थ से क्यों, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा भारत देश है ये 0 डिग्री जो इक्वेटर होती है उसके नॉर्थ में स्थित है, और ये जो प्राइम मेरिडियन होती है इसके ईस्ट में स्थित है। इसीलिए हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को तो नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो देशांतरी विस्तार है उसको हम लोग करते हैं ईस्ट से, यानी पूर्वी देशांतर बोलते हैं। और ये जो अक्षांशीय विस्तार है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो अक्षांश है हमारा, अक्षांशीय विस्तार है वो 0 डिग्री के इस साइड है, यानी नॉर्थ में है, यानी उत्तर में है। और ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है देशांतरी विस्तार, इसके ईस्ट के अंदर है, यानी पूरा इधर लाई करता है कौन, हमारे ये जो भारत देश है। इसलिए हम इसको पूर्वी देशांतर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं देशांतरी विस्तार को। तो अभी हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में ये स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन हो चुका है। और वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है लद्दाख में, और वो कहाँ पर, और वो कितने डिग्री अक्षांश पर है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसको तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, और ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको बोलेंगे इंदिरा कोल। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये जो हमारा लद्दाख वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंदिरा कोल। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कौन सा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो मैंने आपको बताया था विस्तार 2 होते हैं, एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हमने अच्छे से समझ लिया है, तो अब चलिए देशांतरी विस्तार की बारी है। मैं थोड़ा सा दोबारा से वो रिपीट कर देता हूँ, अक्षांश और देशांतरी कैसे निश्चित किए जाते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है इस पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती, ऐसा सिर्फ ये जो पृथ्वी है इसकी संरचना को समझने के लिए माना जाता है कि भारत, ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर ऐसे रेखाएं खींची जाती है। ग्लोब पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो सीधी रेखा, आड़ी रेखाएं होती हैं इनको तो अक्षांश, और ये जो सीधी रेखाएं होती हैं इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार हमने भारत का अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब देशांतरी विस्तार की बारी है, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनकी बारी है, ये भी समझ लेते हैं। तो ये क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। और ईस्ट ही क्यों लिया, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में स्थित है। प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, और इक्वेटर किसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। तो ये जो हमारा भारत देश है ये प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के ईस्ट में स्थित है, इसीलिए हम लोग इसको ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट
ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार है, यानी पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये जो यहाँ से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो भारत का देशांतरी विस्तार है ये कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। और ये कहाँ तक है, ये जो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर गुजरात है, या और इसको क्या बोलते हैं, इसको सरक्रीक भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो सबसे ये जो पूर्वी बिंदु है ये कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है, सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें देशांतरी विस्तार देखना है। तो वो कहाँ तक है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और कितने डिग्री अक्षांश के बीच में, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंस कितना है, ये है डिफरेंस 30 डिग्री का, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसीलिए भारत के अंदर सिर्फ एक मानक समय रेखा मानी जाती है, और बाकी जो देश होते हैं उनका देशांतरी विस्तार यानी ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए उनके अंदर एक से ज़्यादा अधिक टाइम जोन निश्चित किए जाते हैं, यानी टाइम जोन बनाए जाते हैं। टाइम जोन जो होता है वो 15 डिग्री के डिफरेंस तक ही काम करता है, यानी 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट तक। यानी ये जो भारत के बीच में से जो भारत का मानक समय गुजरता है, यानी जो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा है ये भारत का मानक समय है। और इसके 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट तक ये जो एक टाइम है वो माना जाएगा। अगर हम लोग इस रेखा को पार करते हैं तब हमें दूसरा टाइम मानना होगा, लेकिन भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 30 डिग्री के डिफरेंस के बीच में ही है। इसीलिए भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा मानी गई है, जबकि ये जो रशिया और यूएसए कनाडा वगैरह जो देश होते हैं इनका देशांतरी विस्तार अलग बहुत ज़्यादा होता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार बहुत अधिक होता है। इसलिए इनके अंदर एक से अधिक टाइम जोन माने जाते हैं, यानी एक ही देश के अंदर बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है। क्यों, क्योंकि उनका देशांतरी विस्तार 30 डिग्री से ज़्यादा है, और हमारे भारत जो देश हमारा उसका देशांतरी विस्तार 30 डिग्री के बीच में ही आ जाता है। इसलिए भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा मानी जाती है जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और वो कौन सी रेखा है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा, ये जो आप लोग देख सकते हैं। और वो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है इलाहाबाद नैनी से होकर मिर्ज़ापुर के निकट। यानी ये जो भारत का मानक समय है ये भी देशांतर रेखा ही होगी। और ये जो जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेरिडियंस, यानी इनको समय निर्धारित करने वाली रेखाएं भी कहा जाता है। इन्हीं से अलग अलग देशों का समय अलग अलग निश्चित किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, तो वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो गुजरती है ग्रीनविच लंदन से होकर। और जो भारत का मानक समय है वो गुजरता है मिर्ज़ापुर के निकट इलाहाबाद नैनी से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इंटरनेशनल टाइमलाइन है 0 डिग्री, और भारत की जो IST है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कौन सी है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है। अभी हम लोग कहाँ पर थे, अभी हम लोग थे भारत के देशांतरी विस्तार पर। तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, और उसका देशांतरी विस्तार कितना है, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर स्थित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। और वो कहाँ पर है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। और उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग किबितू या वालांगू भी कहते हैं। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है। और उसको क्या कहते हैं, उसको किबितू भी कहते हैं और उसको वालांगू भी कहते हैं। गाइस मैं पहले UPSC के लिए क्लास लेकर आता था, लेकिन अभी मैं इतना थोड़ा विस्तार के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है छोटी छोटी उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर चला जाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर चला जाता हूँ, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होगा। क्योंकि अगर हम लोग जितनी गहराई से समझेंगे उतनी चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए देख लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे
पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, और वो कौन सा है, वो है किबिथु या वालांगू। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है और उसको बोलते हैं सरक्रीक या गौरमाता। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सा है, वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है और इसको किबिथु या वालांगू भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात और वो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर यानी पूर्वी देशांतर पर स्थित है और उसको सरक्रीक या गौरमाता भी कहते हैं। यानी मैंने इनके अक्षांश और देशांतरी विस्तार तो बताए ही हैं आपको, उसके साथ उनके नाम भी बता दिए हैं कि उनको क्या क्या कहते हैं। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है यानी गुजरात में जो स्थित है उसको कहते हैं सरक्रीक या इसको गौरमाता भी पूछा जा सकता है आपसे। तो और इसका देशांतरी विस्तार भी आप लोग याद रखिएगा, तो वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये गुजरात में है। इसको कहते हैं किबिथु या वालांगू और इसको कहते हैं सरक्रीक। और ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये नहीं है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इधर इंदिरा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर है और उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पर है, वो है लद्दाख के अंदर और उसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट पर और उसको कहते क्या हैं, उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। तो ये मैंने आप लोगों को देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार समझा दिया है बहुत ही डिटेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत का स्थलाकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है, यानी जो भारत का मैप है वो कौन सा संगठन बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भारत का नक्शा बनाती है। यानी ये जो भारत का नक्शा आप लोग देख सकते हैं ये कौन बनाता है, ये बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक की दूरी कितनी है, यानी ये जो आप, और वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। या आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, यानी ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की दूरी, सबसे दक्षिणी बिंदु आप लोग याद रखिएगा ये है। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, यानी ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है और सबसे दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। यानी ये जो आप लोग देख सकते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु से लेकर सबसे पश्चिमी बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, ये है 2933 किलोमीटर। यानी ये जो भारत का सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की तो 3214 किलोमीटर और ये जो भारत का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु है इसके बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने आपको पहले बता दिए हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये आपसे एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आप लोग देख सकते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये हमने परिधि नहीं नापी है, ये है पूरा क्षेत्रफल, यानी इसके अंदर ये जो अंदर का क्षेत्रफल होता है वो भी नापा जाता है, इसलिए इसको हम लोग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर डिफाइन करते हैं। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप लोग देख सकते हैं ये भारत की सिर्फ बाउंड्री की लंबाई नहीं है गाइज, ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो अगर हम लोग इसका ये जो अंदर का भी अगर नापते हैं तो वो कितना होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और भारत के सबसे पूर्वी तथा दक्षिणी बिंदु की मैंने दूरी आपको पहले ही बता दी है, ये है 3214 किलोमीटर और ये है 2933 किलोमीटर। और ये जो भारत का क्षेत्रफल है पूरा वो कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इनको आप लोग ऐसे सीधे याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत
पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, यानी ये जो मैंने आपको बताया अभी, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, तो वो जो है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है, तो वो है 2.4%। यानी पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, उसका सिर्फ 2.4% ही भाग है। और इस 2.4% भाग के अंदर जनसंख्या कितनी रहती है, उसके अंदर रहती है पूरी दुनिया की 17.5% जनसंख्या केवल भारत के अंदर निवास करती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ 2.4%। यानी पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 2.4% भाग भारत में है। और उसके यानी पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 17.5% भाग जो है वो भारत के अंदर निवास करता है। यानी अकेला भारत जो है पूरी दुनिया की 17.5% जनसंख्या का पालन करता है। और उसका क्षेत्रफल सिर्फ कितना है, वो है 2.4%। और वो 2.4% है कितना, वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर आता है, तो वो आता है 7वें स्थान पर। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं उसी से जो मैंने आपको पहले बताया था। भारत का क्षेत्रफल तो है पूरी दुनिया का 2.4%, और ये दुनिया में कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर आता है, तो भारत आता है चीन के बाद दूसरे स्थान पर। और कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आता है 7वें स्थान पर। और किसके बाद आता है, तो पहले स्थान पर आता है रूस, उसके बाद में आता है कनाडा, उसके बाद में तीसरा आता है चीन, फिर आता है अमेरिका यानी यूएसए, और उसके बाद में ब्राज़ील, फिर छठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर आता है हमारा प्यारा सा देश जो भारत है वो आता है। यानी पहले स्थान पर तो जो है वो आता है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका यानी यूएसए, और पाँचवें पर ब्राज़ील, और छठे पर कौन सा आता है, छठे पर आता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है हमारा भारत देश। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर। और पूरी दुनिया की 17.5% जनसंख्या का पालन करता है अकेला भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत देश है, सतरंगी जो ये जो हमारा भारत देश है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। ये आप लोग देख सकते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है, यानी अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आपको नोट्स भी तो बनाने हैं ना। नोट्स आप लोग सीधे बनाइएगा, क्योंकि इसकी आप लोगों को कहीं पर भी पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। ये आप लोग पहले ही याद रखिएगा। आप लोगों को ये सीधे सीधे अपनी कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करना होगा। जब आप लोग पूरी क्लास थोड़ी देखेंगे, आप लोग अपनी कॉपी से ही रिवीजन करेंगे, तो आप लोग इनको नोट करते हुए चलिएगा। इसीलिए मैं जो बात बोलता हूँ उसको मैं नोट्स की फॉर्म में भी लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर सकें। तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है, तो वो करता है 17.5% भाग। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये जो हमारी पृथ्वी होती है, इसके जो बिल्कुल बीच में से ये जो अक्षांश रेखा निकलती है, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसको इक्वेटर भी कहते हैं। और इसके ऊपर आती है एक 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, और इसके नीचे आती है एक 23.5 डिग्री साउथ रेखा। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको तो कहते हैं कर्क रेखा, और ये जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको कहते हैं मकर रेखा। और ये जो यहाँ पर इसके कर्क रेखा के ऊपर आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ के नीचे आता है इसको कहते हैं एंटार्कटिक वृत्त। और यहाँ पर आता है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के अंदर से होकर गुजरती है। मकर रेखा भारत के मध्य से होकर, भारत के किसी भी भाग से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। भारत के अंदर से सिर्फ
कर्क रेखा गुजरती है और वो कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है भारत के बिल्कुल मध्य से। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से होकर गुजरती है भारत कर्क रेखा, और ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, एक तो नॉर्थ हेमिस्फेयर और एक साउथ हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी और पश्चिमी भाग में, उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है कौन सी रेखा, वो बांटती है कर्क रेखा। तो आप लोग देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो राज्य हैं, क्या आप लोग देख सकते हैं, हाँ ये आगे आएगा वो क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो था भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर। और वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है GRMC झपत्रिमी। तो ये इनको याद करनी एक ट्रिक है, ये थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, तो ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उनको याद करने की एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है GRMC झपत्रिमी। इससे कैसे याद होगा, तो इससे याद होगा G से तो गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, B से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो ये मैं आप लोगों के लिए आगे नोट भी करके लाया हूँ, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको ट्रिक समझा दी है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो कौन कौन से राज्य हैं, GRMC झपत्रिमी। और इससे याद कैसे होगा, तो G से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, B से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो ये जो भारत के 8 राज्य हैं, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। या आप लोग देख सकते हैं, ये कर्क रेखा जो है ये इधर G से गुजरात, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये G से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, ये C से छत्तीसगढ़, ये फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और ये फिर मिजोरम। यहाँ से होकर ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, और ये भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग में बांटती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत का मानक समय रेखा कौन सी रेखा को माना जाता है। तो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट को माना जाता है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है उसको भारत का मानक समय माना जाता है, और उसको IST भी बोलते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी बोलते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया था कि भारत का मानक समय कौन सी रेखा को माना जाता है, तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। और इंटरनेशनल जो टाइमलाइन है, यानी पूरे विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो कौन सी है, वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है, उसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, उसको GMT भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि ग्रीनविच लंदन वेधशाला से होकर गुजरती है, और हमारा ये जो भारत देश है वो उसके ईस्ट के अंदर स्थित है, और भारत के जो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है उसको भारत का मानक समय माना जाता है। यानी अगर ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, तो हमारा ये जो भारत देश है इसके ईस्ट में स्थित है पूरी तरह, और भारत के बिल्कुल जो मध्य से होकर गुजरती है वो कौन सी रेखा है, तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा। ईस्ट इसलिए माना क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में स्थित है, और इसको IST भी बोलते हैं। IST का मतलब I से इंडियन, S से स्टैंडर्ड और T से टाइमलाइन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन सी है, यानी IST कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय माना जाता है। या आप लोग देख सकते हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में से जो रेखा गुजर रही है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा, और इसी को भारत का मानक समय माना जाता है। और ये जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, और वो कहाँ पर है, वो है मिर्ज़ापुर के निकट। और भारत के अंदर सिर्फ एक मानक समय रेखा क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि भारत का ये जो देशांतरी विस्तार है वो कितने डिग्री के डिफरेंस में है, तो वो है
30 डिग्री के डिफरेंस के बीच में भारत का ये जो देशांतरी विस्तार वो आ जाता है और इसके जो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है रेखा उसको ही माना जाता है भारत का मानक समय। मध्य से होकर गुजरती है उसी को क्यों माना, क्योंकि इधर जो है ये जो भारत का सबसे पश्चिमी और भारत का जो सबसे पूर्वी जो ये देशांतर रेखा है इसके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस था, तो वो था 2 घंटे का। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए भारत के जो बिल्कुल मध्य से होकर रेखा गुजरती है उसी को भारत का मानक समय माना जाता है। और वो कौन सी रेखा है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा और इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है और वो कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर के निकट है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये यहाँ से होकर गुजरती है और ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं नैनी और ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर के निकट है। और कहाँ पर, इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा और ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर के निकट है। ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं नैनी और यही भारत का मानक समय रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्यों से हमारी भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। तो ग्रीनविच का समय कितना है, तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो मैंने बता दिया है। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। प्लस का मतलब है आगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है किससे, जीएमटी से। जीएमटी कौन सी, ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, उसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और वो कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर। यानी वो जो जीएमटी का समय है वो कहाँ का समय होगा, वो लंदन का समय होगा। यानी भारत का जो समय है वो लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। और एक जो समय है वो 15 डिग्री के, ये जो कोई भी देशांतर रेखा होती है अगर ये किसी देश का स्टैंडर्ड टाइम है तो इसके 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट में वही समय माना जाएगा। और अगर हम लोग इस 15 डिग्री के डिफरेंस को पार करते हैं तब हमें दूसरा समय मानक समय रेखा माननी होगी। लेकिन भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 30 डिग्री के डिफरेंस के बीच में आ जाता है, यानी 15 इधर और 15 इधर। तो भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा है। और ये जो और देश होते हैं बड़े बड़े, जैसे यूएसए, कनाडा वगैरह जो देश होते हैं, रशिया वगैरह, उनके अंदर एक से अधिक मानक समय रेखाएं माननी पड़ती हैं। रूस के अंदर 9 मानक समय रेखाएं हैं और ये जो यूएसए और कनाडा हैं, ये जो दोनों देश हैं, इनके अंदर कितनी मानक समय रेखाएं हैं, तो इनके अंदर हैं 5 मानक समय रेखाएं और रूस में 9 मानक समय रेखाएं हैं। रूस में पहले 11 मानक समय रेखाएं हुआ करती थी। कब, जब रूस जो है वो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था, जब रूस के अंदर 11 मानक समय रेखाएं हुआ करती थी। लेकिन वो जो जितनी ज़्यादा मानक समय रेखाएं होंगी, जितने भी ज़्यादा समय होंगे अलग अलग, उतना ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए 2 मानक समय रेखाओं को रूस के अंदर कम किया गया है। और वर्तमान में रूस के अंदर कितनी मानक समय रेखाएं हैं, तो वो है 9 मानक समय रेखाएं। और यूएसए और कनाडा के अंदर है 5 मानक समय रेखाएं। और भारत में जो है वो एक ही मानक समय रेखा है और वो कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा। और ये जो 0 डिग्री यानी जीएमटी है, इससे भारत का मानक समय कितना आगे है, तो वो है 5 घंटा 30 मिनट आगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी ये 0 डिग्री है और ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा भारत देश है, ये यहाँ पर भारत देश है और इसके बिल्कुल मध्य से होकर जो गुजर रही है वो कौन सी है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा है। और ये
ग्रीनविच के समय से कितना घंटे आगे है, तो वो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये जो यूएस और कनाडा है इनके अंदर 5 मानक समय रेखाएं हैं, और ये जो रशिया है इसके अंदर 9 मानक समय रेखाएं मानी गई हैं। भारत के अंदर 1 मानक समय रेखा है, और ये जो 0 डिग्री है इसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको जीएमटी भी कहते हैं यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, और इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, और ये इंटरनेशनल टाइमलाइन भी इसको कहते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी इसको कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतर है। तो भारत के जो सबसे पूर्वी भाग है यानी पूर्वी बिंदु है और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो वो है 2 घंटे का डिफरेंस। और वो कैसे है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो भारत का सबसे पश्चिमी भाग है ये जीएमटी से 5 घंटा आगे है यानी ग्रीनविच का जो समय है उससे 5 घंटा आगे है। ये जो भारत का बिल्कुल मध्य वाला भाग है ये ग्रीनविच के समय से 6 घंटा आगे है। और ये जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है यानी ईस्टर्न पार्ट है ये ग्रीनविच के समय से 7 घंटा आगे है। तो अगर हम लोग ये जो सबसे पश्चिम वाली यानी ये जो सबसे वेस्ट वाली जो देशांतर रेखा है अगर हम लोग इसको समय भारत का मानक समय रेखा मान लेते तो ये ग्रीनविच के समय से कितना घंटे आगे होती, तो ये होती 5 घंटा। ये अगर इसको मान लेते तो 6 घंटा और ये होती 7 घंटा। तो हमने इस डिफरेंस को कम करने के लिए कौन सी रेखा को माना, तो ये जो बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है इसको हमने भारत का मानक समय माना। और वो कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी तथा सबसे पूर्वी जो भाग है उसके बीच के अंदर यानी कितने समय का अंतर है, तो वो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को कम करने के लिए हमने बिल्कुल जो मध्य से होकर रेखा गुजर रही है उसी को भारत का मानक समय रेखा माना यानी आईएसटी माना। और वो कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा भारत का मानक समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया अच्छे से, ये आईएसटी और जीएमटी का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक सेपरेट क्लास भी मैंने बना रखी है, अगर आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी वो वीडियो। उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम है जीएमटी, आईएसटी और यूएसटी के नाम से एक क्लास है मेरी, वो मिलेगी आपको। जीके जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। और उसके अंदर आप लोग ये जो जीएसटी, आईएसटी, यूएसटी, ये जो जितनी भी देशांतर रेखाएँ हैं, जितने भी मानक समय हैं, टाइम जोन्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, उसकी आप लोगों को एक सेपरेट क्लास मिल जाएगी। तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो वो मिलेगी आपको जीके जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से मिलेगी। उसके अंदर मैंने टाइम जोन्स कैसे बनाए जाते हैं और ये जो भारत का मानक समय है वो कैसे माना गया है उसके ऊपर एक सेपरेट क्लास बना रखी है। ये यहाँ पर यूपीएससी की क्लास नहीं चल रही इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से आप लोगों को मैंने चीज़ें बता दी हैं। तो ये आप लोग अगर आप लोगों को और ज़्यादा गहराई में समझना है ये जो टाइम कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जाते हैं तो वो आप लोग उस क्लास के अंदर समझ सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिया है कि भारत का मानक समय कैसे माना जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे हमारा भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो वो है 30 डिग्री का डिफरेंस। यानी ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो भारत की ये जो सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु में से जो देशांतर रेखा गुजरती है इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो वो है 30 डिग्री। और इसीलिए भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा मानी गई है। और अगर ये 30 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस होता तो हमें दूसरी मानक समय रेखा भी माननी पड़ती, कहाँ पर, भारत के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती है, यानी मैंने जो कर्क रेखा आपको बताई थी 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, और ये जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो है कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के पास एक दूसरे को काटती हैं। यानी मध्य प्रदेश और ये जो छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं यानी उनकी जो बाउंड्री है उनके आसपास जो है कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। और मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली वाला क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ में कोरिया वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय जो रेखा है यानी आईएसटी
82.5 डिग्री ईस्ट, और ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, ये एक दूसरे को काटती है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली तथा छत्तीसगढ़ में कोरिया वाला जो क्षेत्र है, यानी इनकी जो बाउंड्री वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये एक दूसरे को दोनों रेखाएं काटती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत की जो ये जो बाउंड्री है, यानी यह जो भारत हमारे जो देश है, ये जो दूसरे देशों के साथ सीमा बनाता है, ये कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की जो कुल बाउंड्री की लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। या आप लोग देख सकते हैं ये जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, इसके अंदर ये वाली सीमा काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये समुद्री सीमा है। और यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। यानी ये जो आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री है भारत की, या आप लोग इधर देख सकते हैं, ये जो इतनी बाउंड्री है, जो स्थलीय सीमा की बाउंड्री है वो कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो 7 से आप लोग याद कर सकते हैं कि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो 7 से याद हो जाएगा कि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। वो कौन कौन से के साथ बनाता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो भारत की बाउंड्री की लंबाई है, ये जो आप लोग इधर देख सकते हैं, ये कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। चलिए इसके बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करता है? तो भारत जो हमारा देश है वो 7 देशों के साथ सीमा का निर्माण करता है। ये थोड़ा सा छोटा आ गया है, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। तो भारत जो हमारा देश है वो 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? तो वो बनाता है, एक तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसको याद करने की ट्रिक है 55 MBA। ब से क्या होगा? 55 MBA से याद कैसे होगा इसको? ये जो स्थलीय सीमा की किस किस देश के साथ बनाता है, तो वो कैसे याद होगा? तो वो ऐसे याद होगा कि ब से तो बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ये आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ आपको। ये जो 55 MBA वाली ट्रिक है, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? ये 55 MBA, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, पी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो इसको आप लोग दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपसे एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि भारत कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, और किसी भी देश के साथ सीमा पूछी जा सकती है। इसको और आगे ब्रॉड में बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग ये अच्छे से जान लीजिए। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको आप लोग याद ऐसे रखेंगे कि आप जो हैं, आपने बचपन के अंदर ही MBA कर लिया है। आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं कि आपने बचपन के अंदर ही MBA कर लिया है। इसीलिए ब से क्या होगा? ब से तो होगा बांग्लादेश, च से होगा चीन, प से होगा पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, न से होगा नेपाल, और एम से होगा म्यांमार, बी से होगा भूटान, और ए से होगा अफ़गानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत जो है वो स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। ये लैंड बाउंड्री है, ये वाटर बाउंड्री नहीं है, यानी ये सिर्फ स्थलीय सीमा है। इसके अंदर जलीय सीमा को हम लोग काउंट नहीं करेंगे कि भारत कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, ये नहीं देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? भारत की स्थलीय सीमा किस किस देश के साथ बनती है? तो वो बनती है 7 देशों के साथ। और वो कौन कौन से हैं? वो है 55 MBA, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, और बी से भूटान, और लास्ट में ए से अफ़गानिस्तान। तो ये आप लोग देख सकते हैं, भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये इधर ब से तो बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफ़गानिस्तान। ये आप लोग देख सकते हैं, ये भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। 7 से आप लोग याद रख सकते हैं, भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। और वो कितनी? 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और
कौन कौन से देशों के साथ? तो 7 देशों के साथ 55 MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भारत ये जो 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो ये जो 7 देश हैं वो भी तो भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते होंगे ना। तो कौन सा देश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये भी हम लोग आगे समझ लेते हैं डिटेल से। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, यानी लैंड बाउंड्री तो हमने देख ली। ये जो हमने लैंड बाउंड्री तो देख ली कि भारत स्थलीय सीमा का निर्माण कौन कौन से देश के साथ करता है, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया। लेकिन भारत जलीय सीमा का भी तो निर्माण करता है। तो भारत जो है श्रीलंका के साथ जलीय सीमा का निर्माण भी करता है। तो वो जो जल संधि है उनके बीच में, ये जो श्रीलंका और ये जो भारत देश है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये भारत और ये जो श्रीलंका है, इसके बीच में ये जो जल संधि है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पाक जल संधि। और इसका दूसरा नाम क्या है? आदम का पुल। और ये यहाँ पर क्या है? ये हमारा श्री राम का राम सेतु भी यहाँ पर स्थित है। तो इसको हम लोग राम सेतु भी कह सकते हैं, इसको आदम का पुल भी कह सकते हैं। और इसका अगर हमें ज्योग्राफी के हिसाब से नाम डिफाइन करना हो तो वो हम लोग क्या कहेंगे? तो वो हम लोग कहेंगे पाक जल संधि। और वो किस किस के बीच में है? तो वो है श्रीलंका और भारत के बीच में। कौन सी संधि? पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो हमने ये तो देख लिया कि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो किसी देश के साथ सबसे छोटी भी बनाएगा और किसी देश के साथ सबसे बड़ी भी बनाएगा। तो सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। और वो कितनी बनाता है? 4096.70 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसमें से अकेला 4096.70 किलोमीटर की बाउंड्री किस देश के साथ बनाता है? तो वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो हमारा बांग्लादेश है इधर, ये भारत देश है, ये बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी स्थलीय सीमा का निर्माण कर रहा है? तो वो कर रहा है 4096.70 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर की जो सीमा है, बाउंड्री है, उसमें से 4096.70 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है वो अकेले बांग्लादेश के साथ बनाता है। और बाकी की जो बाउंड्री है वो और देशों के साथ बनाता है। तो सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ हुई? तो वो है बांग्लादेश के साथ, और वो है 4096.70 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ, वो भी देखेंगे आगे। तो वो क्या है? भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया है? तो वो किया है बांग्लादेश के साथ। सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान से क्या मतलब है? यानी बांग्लादेश के साथ हमारे जो पहले बांग्लादेश जब हमसे अलग नहीं हुआ था तब की बात है, जब हमारी कुछ जो रियासतें थी वो बांग्लादेश के अंदर थी और बांग्लादेश की कुछ रियासतें हमारे भारत देश के अंदर थी। तो जब ये सेपरेट हुआ, अलग हुआ, तब हमारी कुछ ये जो रियासतें थी, देशी रियासतें थी, वो बांग्लादेश के अंदर चली गई और बांग्लादेश की कुछ रियासतें हमारे भारत देश के अंदर आ गई। इसी को कहते हैं सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान। और वो हमारा किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। तो ये हमने भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है और इसी के साथ हमारे सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया गया है भारत देश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाएगा? तो वो बनाएगा अफगानिस्तान के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं इधर, ये अफगानिस्तान जो देश है इसके साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा, और ये जो बांग्लादेश है इसके साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा इधर आप लोग देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान। देखने में तो इसकी स्थलीय सीमा ज़्यादा लगती है, लेकिन है वास्तव में बांग्लादेश की। और वो क्यों है? क्योंकि ये जो आप लोग इसकी ये जो सर्करी का आकृति देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा घुमाव देखने को मिलते हैं, इसी के कारण बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा ज़्यादा है। किसके मुकाबले? और देशों के मुकाबले। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी है? तो वो है अफगानिस्तान की। और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की 4096.70 किलोमीटर। और ये जो अफगानिस्तान है इसके साथ कितनी है? इसके साथ है 106 किलोमीटर, यानी बांग्लादेश के साथ तो 4096.70 किलोमीटर की है। और ये जो अफगानिस्तान है इसके साथ सिर्फ कितनी है? इसके साथ है सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है भारत।
भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ बनाता है। तो भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा के हिसाब से करता हुआ क्रम कौन सा है, यानी भारत का जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ ये जो सीमा बनाते हैं उनका घटता क्रम कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ बनाता है, फिर उससे कम किसके साथ बनाता है और सबसे कम किसके साथ बनाता है, उसका क्रम कौन सा है होगा सही। तो उसका सही क्रम मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ये जो इनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, ये जो 7 देश हैं इनको याद करने की एक ट्रिक बताई थी बचपन MBA। तो उसके हिसाब से इसका घटता हुआ क्रम कौन सा होगा, इसका घटता हुआ क्रम भी वही होगा बचपन MBA। बस है बांग्लादेश, यानी सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे उससे छोटी सीमा चीन के साथ, फिर उससे छोटी पाकिस्तान के साथ, फिर उससे छोटी नेपाल के साथ और फिर उससे छोटी म्यांमार के साथ और फिर उसके बाद में भूटान के साथ और सबसे छोटी सीमा किसके साथ, वो होगी अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ होगी 4096.70 किलोमीटर और ये जो अफगानिस्तान जो देश है इसके साथ कितनी होगी, वो होगी 106 किलोमीटर की ही सीमा होगी। और यही इनका घटता हुआ क्रम भी है। आपसे अगर बढ़ता हुआ क्रम भी पूछा जाता है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं कैसे, क्योंकि अगर घटता हुआ क्रम ऐसे है बचपन MBA तो बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा, ABMBA च न प च ब, ऐसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। बढ़ता हुआ और छोटा घटता हुआ क्रम भी आप लोग इससे बता सकते हैं। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक है और वही इनके घटते और बढ़ते हुए क्रम की भी ट्रिक समझ सकते हैं आप लोग। तो इसके आगे नाम नहीं दिया हुआ, नाम भी दिया हुआ है। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर लास्ट में अफगानिस्तान। सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ कितनी 4096.70 किलोमीटर और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और टोटल जो बाउंड्री है वो कितनी होगी, वो होगी 15,200 किलोमीटर। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिया है कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई होगी वो कितनी है, कौन कौन से देश के साथ बनाता है और सबसे ज़्यादा किसके साथ बनाता है, सबसे कम किसके साथ बनाता है, और इसका घटता और बढ़ता क्रम कौन सा है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी जो सीमा है वो किसके साथ, वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, यानी ये जो स्थलीय सीमा है आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबके साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, लेकिन एक जो देश है उसके साथ भारत स्थलीय सीमा का निर्माण नहीं करता है। और वो कौन सी है, वो है श्रीलंका, यानी उसके साथ हमारी कोई भी बाउंड्री नहीं है, उसके साथ सिर्फ एक जल संधि है, वो भी हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। वो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो इसके साथ ये जो श्रीलंका जो देश है इधर, ये हमारा भारत देश है और ये जो श्रीलंका है इसके साथ कोई भी हमारी बाउंड्री नहीं है, इसके साथ सिर्फ एक जल संधि है। ये आप लोग देख सकते हैं बीच में ये जो पानी वाला ये जो क्षेत्र है सिर्फ यही है और इसके साथ एक जल संधि है, वो कौन सी है, वो है पाक जल संधि। और इसको हम लोग आदम का पुल भी बोलते हैं और इसको दूसरा नाम है हमारे जो श्री राम के नाम से है वो कौन सा है, राम सेतु। और ये सिर्फ एक जल संधि है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश तो वैसे 7 हैं लेकिन ये भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन इसके साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नहीं बनाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ 7 राज्यों के साथ 7 देशों के साथ बनाता है और वो मैंने आपको बता दिया है बचपन MBA। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाक जल डमरू मध्य यानी पाक जल संधि कौन कौन से देशों के बीच में है, तो वो मैंने अभी आपको बताया, तो वो है भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। इस पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये आपसे पाक जल संधि नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर उसको क्वेश्चन घुमाना होगा यानी एग्जामिनर जो होगा अगर वो क्वेश्चन को घुमाना चाहे तो वो पाक जल संधि की जगह पाक जल डमरू मध्य भी लिख सकता है। तो ये जो इसका दूसरा नाम है इस पे भी आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में घुमा दिए जाते हैं और आप लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, जबकि आप लोगों को उसका आंसर आता रहता है फिर भी आप लोग गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जो अलग नाम होते हैं वो आप लोगों को पता नहीं होते और आप लोग गलत टिक करके आ जाते हैं। तो आप लोग इसके जो दूसरे नाम हैं इन पर भी ध्यान रखिएगा।
इसको पाक जो जल संधि है, पाक जल संधि, इसको पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। और ये कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा का निर्माण करता है? तो भारत जो देश है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उसके साथ रेड क्लिफ रेखा का निर्माण करता है। यानी भारत पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्माण करता है उसको एक नाम दिया गया है, और वो कौन सी रेखा है? तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो भारत है ये पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश के साथ जो सीमा का निर्माण करता है उसको एक नाम दिया गया है, और उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। यानी ये जो भारत की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ और ये जो बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा का निर्माण करता है? तो भारत अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा बनाता है। यानी भारत की जो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डूरंड रेखा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो अफगानिस्तान है इसके साथ जो भारत ये जो सीमा बनाता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डूरंड रेखा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत चीन के साथ कौन सी सीमा का निर्माण करता है? तो वो करता है मैकमोहन रेखा। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ थी वो आप लोग कम सुनते हैं, लेकिन ये नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ये जो चीन के साथ भारत जो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तथा चीन के साथ जो सीमा होती हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया है, और ये जो चीन के साथ सीमा बनाता है भारत उसको क्या नाम दिया गया है? उसको दिया गया है मैकमोहन रेखा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? यानी ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन ये जो 7 देश हैं वो भी तो भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते होंगे ना। तो वो जो देश हैं वो भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो हम इनको अलग अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, चीन कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल कितने के साथ बनाता है, म्यांमार कितने के साथ बनाता है, भूटान और अफगानिस्तान जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इनको हम लोग अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। चलिए फर्स्ट जो हमारा था बचपन, हम लोग इसको क्रम से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा था हमारा बचपन MBA की ट्रिक में? सबसे पहले था ब, तो ब से आता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उसकी भारत जो है, बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और वो कौन कौन से के साथ बनाता है? तो उसकी भी एक ट्रिक है। तो हमने बांग्लादेश को जब आज़ाद कराया तो बांग्लादेश हमारा मित्र हो गया। यानी जब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके उसको एक अलग देश बना दिया, तब बांग्लादेश के साथ हमारी मित्रता हो गई, और हमने उसको क्या बोला? हमने उसको बोला आ मित्र बगल में। तो इसकी ये ट्रिक बन गई कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और वो कौन कौन से? तो जब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराकर उसको एक अलग देश बनाया तो वो हमारा मित्र बन गया, और हमने उसको क्या बोला? हमने उसको बोला आ मित्र बगल में। तो आ से क्या होगा? आ से होगा असम, मी से होगा मिजोरम, त्र से होगा त्रिपुरा, और बगल से होगा पश्चिम बंगाल, और मे से मेघालय। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश हमारा मित्र है तो हमने उसको बोला आ मित्र बगल में। तो आ से तो होगा असम, मी से होगा मिजोरम, त्र से होगा त्रिपुरा, बगल से होगा पश्चिम बंगाल, और मे से होगा मेघालय। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, क्योंकि ये आपको इनको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये जो सीमाएं हैं इतनी आसानी से याद नहीं रहती। तो अगर आप लोग इनको थोड़ी सी ट्रिक से याद करते हुए चलेंगे तो ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग, ये बांग्लादेश जो है कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आ से क्या था? आ से था असम, तो ये आप लोग देख सकते हैं असम, और आ मित्र, मी से क्या था? मिजोरम, तो ये आप लोग देख सकते हैं इधर मिजोरम, और फिर था त्र से त्रिपुरा, फिर था
आ मित्र बगल में, तो बगल से क्या था, बगल से था पश्चिम बंगाल, तो ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल देख सकते हैं। और लास्ट में था में से मेघालय, तो यह आप लोग यहाँ पर मेघालय देख सकते हैं। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? आ मित्र बगल में, आ से असम, म से आ मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और आ मित्र बगल में, तो बगल से पश्चिम बंगाल और में से मेघालय। ये आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये भी आपको पता चलेगा। तो कहाँ पर होती है? वो होती है मौसिनराम या नेरापुंजी में। और वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश के नेरापुंजी या मौसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो भी आपको अभी पता चलेगा। तो उसको याद करने की भी एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक कौन सी है? तो वो ट्रिक है लद्दाख, ऊषा। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊषा कहाँ पर है? ऊषा है लद्दाख के अंदर। तो ये ट्रिक कैसे काम करेगी? तो ये ट्रिक है, लद्दाख से तो आप लोग समझ जाएंगे लद्दाख, और यू से ये जो ऊषा है, ऊषा के अंदर यू जो है, यू से उत्तराखंड को याद रखेंगे, और एस से सिक्किम को, और ये जो एच है हमारा, एच से हिमाचल प्रदेश, और ए से अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक थी। क्या? लद्दाख, ऊषा। तो लद्दाख से तो लद्दाख आ जाएगा, और ऊषा में यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश और ए से अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन के साथ भारत के सीमा बनाने वाले 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? तो वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो ज़िला है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। तो इसके अंदर आप लोग मैप के अंदर देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर ज़िला है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है पाकिस्तान, यानी नल्ला जो पाकिस्तान है उसके साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो वो कितने बनाते हैं? तो वो भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उसकी भी याद करने की एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है जपले राग। जपले राग को आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो ये जो पाकिस्तान है वो हमेशा कश्मीर को पाने की राग जपता रहता है। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? जपले राग। तो आप लोग इसी से इसको याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं उसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो उसकी ट्रिक है पाकिस्तान जपले राग। तो जपले राग से क्या होगा? जपले राग से है, ज से तो होगा जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और प से पंजाब, ले से लद्दाख, ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, और फिर उसके बाद चौथा आता है रा से राजस्थान, और ग से गुजरात। यानी ज से तो हो गया जम्मू कश्मीर, प से हो गया पंजाब, ले से हो गया लेह लद्दाख, और रा से हो गया राजस्थान, और ग से गुजरात। तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वो 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 राज्य जो हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ। और उसको याद करने की भी कोई ट्रिक तो होगी ना, तो उसको भी याद करने की एक ट्रिक है। वो क्या है? उप 20 खंड। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने नेपाल के 20 खंड कर दिए हैं, और 20 पहले तो खंड किए नेपाल के, और फिर उन खंड के भी उपखंड कर दिए। कितने? वो किए हमने 20। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि नेपाल के हमने उप 20 खंड कर दिए। और उसको हम लोग याद कैसे करेंगे, यानी ये ट्रिक अप्लाई कैसे होगी, तो वो आप लोग देख लीजिए। तो ये जो ऊ है, ऊ से आप लोग क्या रखेंगे याद?
उ से होगा उत्तर प्रदेश, प से होगा पश्चिम बंगाल, बी से होगा बिहार, स से सिक्किम और खंड से होगा हमारा उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, उप 20 खंड। और उसको भी आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो उसको याद रखेंगे कि हमने नेपाल के खंड कर दिए और खंड के भी हमने उपखंड कर दिए, और वो उपखंड कितने किए, तो हमने वो किए 20। तो ट्रिक क्या बनी, उप 20 खंड। उ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, स से सिक्किम और खंड से उत्तराखंड। और ये जो लास्ट में मैं मैप लेकर आ रहा हूँ हर पिक्चर के आगे, यानी हर जो क्वेश्चन है उसके साथ मैं एक मैप लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग कंफर्म कर सकें कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बना रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, ये वास्तव में भी बना रहे हैं या नहीं, ये आप लोग चेक कर सकें। आप लोगों को बार बार मैप में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ये मैप इसलिए यहाँ पर सीधा मिल जाए, इसीलिए मैं आपको हर पिक्चर के अंदर ये मैप दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप लोग कन्फर्म करते हुए चलिएगा कि जो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये वास्तव में करेक्ट है या नहीं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, तो उसके साथ उसको याद करने की एक ट्रिक है, तो वो क्या है, तो उसको याद करने की ट्रिक है मामी आना म्यांमार। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि आप लोग म्यांमार घूमने गए, और यानी आपके जो मामा जी थे वो म्यांमार घूमने गए और वहाँ पर आप लोगों उनको आपकी मामी की याद आ गई, तो उन्होंने क्या बोला, उनको आपकी मामी को फ़ोन करके क्या बोला, उन्होंने बोला मामी आना म्यांमार, यानी मेरे भांजे की मामी आना म्यांमार। तो उसे आप लोग याद रख सकते हैं मामी आना म्यांमार। तो म्यांमार जो लास्ट में दिया हुआ है, म्यांमार तो वो खुद है, यानी इसके हम लोग देखेंगे कि इसके साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ट्रिक सिर्फ इतनी है, मामी आना, तो मामी आना से क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो म से तो होगा मणिपुर, मी से होगा मिज़ोरम, आ से होगा अरुणाचल प्रदेश, और ना से होगा नागालैंड, और म्या से यानी म्यांमार जो है वो तो ये खुद ही है। यानी म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, मामी आना, तो माँ से तो हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिज़ोरम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ना से हो गया नागालैंड। और ये लास्ट में मैं भी दे दिया है, इससे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि वास्तव में म्यांमार के साथ भारत के इतने राज्य सीमा बनाते हैं। तो हमारी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 7 से जो याद रखना था हमें, भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, बचपन MBA, तो हम कहाँ तक आ गए हैं, ब से था बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और MBA में हम M पे आ गए हैं म्यांमार, और अब हमें चलना है भूटान पे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है नागालैंड की सीमाएं किस समूह के राज्यों के साथ मिलती हैं। तो वो किसके साथ मिलती हैं, तो वो मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। यानी हमारा ये जो नागालैंड जो है, ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आप लोगों को कोई और मैप मिलता है, या फिर मैंने इसके स्टार्टिंग में भी एक मैप दिया है, उसके अंदर आप लोग जूम करके देख सकते हैं कि नागालैंड जो है वो 3 और राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन कौन से, तो वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ और मणिपुर के साथ। गाइज ये क्वेश्चन आप लोग इनको ऐसे फालतू में समझिएगा, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और आप लोग इन्हीं के अंदर अटक जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारे भारत के राज्य हैं वो और कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, कौन से देश के साथ सीमा बनाते हैं, और कौन से देश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसकी आप लोगों को PDF कहीं पर नहीं मिलेगी, आप लोगों को सीधे नोट करने हैं, तो इनको नोट करते हुए चलिएगा। नागालैंड की सीमाएं 3 राज्यों के साथ मिलती हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है M से MBA था, तो M से हमने म्यांमार देख लिया। अब B की बारी है। B क्या है, भूटान। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, तो वो हैं आस, आप। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, ये कुछ ऐसे मिलती जुलती ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि भूटान हमारे
आसपास है, तो ये ट्रिक आसपास नहीं है, आप आसपास मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप आसपास कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर पे आ जाए आसपास हो जाएगा। तो पास है और कोई राज्य नहीं है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? आस पास से याद रखेंगे, लेकिन ये आस पास नहीं है, ये आस आप है। तो आ से क्या होगा? आ से होगा अरुणाचल प्रदेश, स से होगा सिक्किम, आ से होगा असम, और प से क्या होगा? प से होगा पश्चिम बंगाल। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो भूटान के साथ बनाते हैं भारत के 4 राज्य सीमा। कौन कौन से? क्या कि भूटान हमारे आसपास है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? आस आप। आ से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, स से होगा सिक्किम, आ से होगा असम, और प से होगा पश्चिम बंगाल। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक थी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको इनको याद करने की, ये आपको अच्छी लग रही है या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये मैप है, इसको भी आप लोग ज़रूर से देखिए चलिएगा, क्योंकि जितना आप लोग मैप को देखते रहेंगे बार बार, तो आप लोगों को चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, और आप लोगों को ये जो मैप है वो दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो वो ट्रिक थी बचपन MBA। ब से हमने बांग्लादेश भी देख लिया, च से चीन भी देख लिया, प से पाकिस्तान भी देख लिया, न से नेपाल भी देख लिया, और M से म्यांमार, फिर हमने देखा भूटान, और लास्ट में क्या बचा है? MBA। तो ए से क्या आता है? ए से आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई राज्य सीमा नहीं बनाता है। अफगानिस्तान के साथ भारत का सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, और वो कितनी? वो बनाता है 106 किलोमीटर की सीमा, और वो कौन सा है? तो वो है लद्दाख। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, और वो भी कौन सा है? वो है लद्दाख। और वो कितने किलोमीटर की बनाता है? तो वो बनाता है 106 किलोमीटर की। और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो कितनी है? वो है 4096.70 किलोमीटर। वो सबसे लंबी सीमा है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है, और वो बनाता है सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? लद्दाख। वो कितने? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आपके समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये मैप देखते हुए चलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी हमने ये जो लैंड बाउंड्री थी यानी स्थलीय सीमा की लंबाई थी वो तो हमने देख ली, और उसके साथ लगने वाले देश भी देख लिए कि कितने देश भारत के साथ, भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देश के साथ भारत की सीमा लगती है। तो अब जलीय जो सीमा है वो भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो वो कितनी है? तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित है, उनको इसमें से हटाया नहीं गया है। तो ये भारत की तटीय सीमा की लंबाई नहीं है। आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को हटा दिया गया है। उसमें सिर्फ भारत के ये जो तटीय जो राज्य हैं, ये जो कर्नाटक वगैरह हैं, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। उसमें से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है उसको हटा दिया गया है। लेकिन ये जो है ये भारत की जलीय सीमा की लंबाई है, और वो कितनी है? वो है 7516.6 किलोमीटर, और इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप मौजूद हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो कर्नाटक वगैरह ये तो तटीय सीमा है, और वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन इसके अंदर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो लक्षद्वीप है ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो थी जलीय सीमा, और अब क्या है? तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल वगैरह ये जो राज्य हैं, इन सब की जो ओवरऑल टोटल लंबाई है वो कितनी है? ये जो तटीय सीमा है वो कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, भारत के तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के तटरेखा वाले राज्य 9 राज्य हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो उसकी भी याद करने की एक ट्रिक है। गाइज मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ की एक ट्रिक लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद करने में आसानी हो, क्योंकि इतने सारे राज्य याद करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, और वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग इनको याद करने के अंदर। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर घुसेड़ देते हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद कराने के लिए मैं इसकी एक ट्रिक बना कर लाया हूँ,
ये मैंने किसी से सीखी है या मैंने खुद बनाई है, इससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मतलब होना चाहिए सिर्फ ट्रिक से। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, आप गए गोवा घूमने और वहाँ पर आप लोगों को भेज दिया गया किसके साथ? आपके ताऊ जी के साथ। तो आप लोगों ने ताऊ जी क्या थे? ताऊ जी थे गूंगे। तो आपने उनको क्या कहा? ताऊ जी मुझे करने दो मस्ती और आप मक्के खाओ। तो आपने उनको क्या बोला? तो गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। और आप गए गोवा घूमने। गोवा क्या है? तटीय राज्य है। तो आप गए गोवा घूमने और वहाँ को भेज दिया गया आपके ताऊ जी के साथ। और ताऊ जी क्या हैं? गूंगे। तो आपने क्या सोचा कि ये जो ताऊ जी हैं ये तो गूंगे हैं, तो इनका टाइम पास कैसे होगा? तो आपने उनको एक मक्का पकड़ा दिया और क्या बोला? गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। तो यही इसके एक ट्रिक है तटीय राज्यों को याद करने की। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या है 9। और उनको याद करने की एक ट्रिक है, वो क्या है? गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। तो गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ से क्या मतलब होगा? तो ये जो गू होगा, गू से होगा गुजरात, और गो से होगा गोवा, ता से होगा तमिलनाडु, ऊ से होगा ओडिशा, और आ से होगा आंध्र प्रदेश, प से होगा पश्चिम बंगाल, म से होगा महाराष्ट्र, और ये जो आधा क है उससे क्या होगा? कर्नाटक, और ये जो पूरा के है ये होगा केरल। और खाओ से कुछ नहीं है, ये 9 राज्य हो गए। ट्रिक कितनी है? सिर्फ गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ से कुछ नहीं है, ट्रिक है मक्के तक ही सिर्फ। गू से तो गुजरात, गो से गोवा, ता से तमिलनाडु, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, और प से पश्चिम बंगाल, और म से महाराष्ट्र, और आधे क से कर्नाटक, और के से केरल। तो ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं, यानी तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो ये 9 राज्य हैं और इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो इस पिक्चर से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि वास्तव में जो मैंने आपको ये बताई और ये जो ट्रिक बताई ये वास्तव में करेक्ट है या नहीं, और ये जो मैंने 9 राज्य आपको बताए ये वास्तव में तटीय राज्य यानी तटीय सीमा बनाते हैं या नहीं। तो ये आप लोग इससे कन्फर्म कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भारत के 9 तटीय राज्यों में सबसे अधिक यानी 50% से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन किस तटीय राज्य से होता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा नमक हमें कहाँ से मिलता है? तो नमक हमें मिलता है समुद्र से, यानी जो समुद्र के तटीय जो इलाके होते हैं वहीं से हमें नमक प्राप्त होता है, समुद्र से। तो हमारा जो भारत का 50% से अधिक नमक का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है गुजरात में। यानी ये जो 9 तटीय राज्य हैं इनमें सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है गुजरात में। और ये जो 9 तटीय राज्य हैं इनका ओवरऑल जो नमक का उत्पादन है उसका 50% से भी अधिक उत्पादन अकेला गुजरात करता है। इसीलिए ये सबसे अधिक नमक उत्पादन वाला क्षेत्र है। कौन सा? गुजरात। तो ये आप लोग गुजरात देख सकते हैं, ये तटीय राज्य है और ये सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है यहाँ से सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। और वो लंबी क्यों है? सबसे यानी सबसे बड़ी तटीय सीमा इसकी क्यों है? क्योंकि इसकी सर्करी की आकृति के कारण। या आप लोग ये जो इसकी ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये जो आप लोग ये जो इसकी ये जो सर्करी की आकृति आप ऐसे देख सकते हैं, इसी के कारण इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है और इसी कारण ये सबसे अधिक नमक उत्पादन वाला राज्य है यानी तटीय राज्य है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताए थे पहले, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और उनके अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर फैला हुआ है। वो वास्तव में है तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वो 4 राज्यों में 3 भागों में बटा हुआ है और वो पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर है। और वो कौन सा है? तो वो है पांडिचेरी, या जिसको हम लोग पुदुचेरी बोलते हैं। वो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर फैला हुआ है। तो वो कैसे है? पूर्वी तट पर तो क्या है? पूर्वी तट पर है पुदुचेरी या मुख्य पांडिचेरी, जो कहाँ पर है? जो है तमिलनाडु में। और पूर्वी तट पर ही है कराईकल, और वो कहाँ पर है? वो भी तमिलनाडु में है।
तो ये जो तीसरा भाग है इसका यणम, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में और ये भी पूर्वी तट पर ही मौजूद है। और इसका ये जो चौथा पार्ट है ये होगा पश्चिमी तट पर, और वो कौन सा है? तो वो है माहे, केरल में। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। ये जो पूर्वी तट है वहाँ पर इस केंद्र शासित प्रदेश के कौन कौन से भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो पुदुचेरी या मुख्य पांडिचेरी, दूसरा है कराईकल या, और जो कहाँ पर है वो है तमिलनाडु में। ये जो पुदुचेरी और ये जो कराईकल है ये दोनों तमिलनाडु में मौजूद हैं। और तीसरा आता है यणम, ये है आंध्र प्रदेश में और ये भी पूर्वी तट पर ही है। और सिर्फ एक जो इसका भाग है वो पश्चिमी तट पर है, और वो कौन सा है? तो वो है माहे, और वो कहाँ पर है? वो है केरल के अंदर। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं। ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी हो गई है और इसके अंदर मैं ज़्यादा जूम भी नहीं कर पा रहा, तो आप लोग ये आप लोगों के पास जो मैप होगा उसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि ये पांडिचेरी जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मौजूद है, और ये 4 भागों में और 3 राज्यों में स्थित है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था, वो कौन सा बनाता है? तो वो बनाता है गुजरात। और वो क्यों? क्योंकि इसकी सर्करी आकृति के कारण। ये यहाँ पर मैंने नोट भी कर दिया है ताकि आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लें। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य? तो वो बनाता है गुजरात। और वो क्यों? क्योंकि ये जो इसकी सर्करी आकृति है, मैंने अभी आपको बनाकर भी बताई थी सर्करी आकृति कैसी होती है। तो ये जो इसके बीच बीच में घुमाव है, इसी के कारण इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो और इससे सबसे अधिक नमक का उत्पादन भी इसी क्षेत्र से होता है, यानी गुजरात से ही सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। ये जो सारे तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं, इनका ये जो ओवरऑल जो नमक का उत्पादन है, टोटल जो नमक का उत्पादन है उसका 50% से भी अधिक उत्पादन अकेला गुजरात से होता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो सबसे बड़ी तटीय सीमा सबसे छोटी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी तो हमने देख लिया कि सबसे बड़ी तो बनाता है गुजरात। तो सबसे छोटी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ऑब्वियसली सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाएगा? सबसे छोटा राज्य भी गोवा है और सबसे छोटी तटीय सीमा भी गोवा ही बनाता है। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो सीमा है वो गुजरात बनाता है और सबसे छोटी जो सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है? तो वो बनाता है गोवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था जो आपके समझाने की कोई बात हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा क्षेत्र बनाता है? तो वो तो थे राज्य के अंदर कौन बनाता है? राज्य के अंदर बनाता है गुजरात। और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्र। तो राज्य और क्षेत्र में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। क्षेत्र एक रीजन हो सकता है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, वो छोटा क्षेत्र भी हो सकता है, लेकिन वो थे राज्य। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया है। तो सबसे बड़ी जो जलीय सीमा है, यानी ये जो वाटर बाउंड्री होती है, वो कौन सा क्षेत्र बनाता है? तो वो बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है। और गुजरात जो है वो सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है। तो जलीय और तटीय सीमा में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये जो क्षेत्र और ये जो राज्य होते हैं इनके अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो तभी आप लोग इनके अंदर डिफरेंस कर पाएंगे कि वो तटीय सीमा है और ये जलीय सीमा है, और वो राज्य है और ये क्षेत्र है। तो सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा क्षेत्र बनाता है? तो वो बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी अक्षांश पर? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वो हैं लद्दाख, फर्स्ट है लद्दाख, दूसरा क्या है? दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, यानी चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसको आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो 3 मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश बता दी, यानी यूटी बता दी, यूनियन डायरेक्टरी बता दी। तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं
8 केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और चौथा आता है दिल्ली। उसके बाद आता है पांचवा दादर नगर हवेली और दमन दीव। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी आकर मिलती हैं, कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये भी आपसे एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वो दोनों आकर मिलती है, कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। और इसके बाद में छठा जो हमारा है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूडी है, वो कौन सी है, तो वो है लक्षद्वीप। और इसके बाद में सातवां आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्कन दर्रा है, और यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है, और वो कौन सा है, तो वो है बैरन ज्वालामुखी, और वो कहाँ पर है, बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप में बैरन ज्वालामुखी है, और वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं जो अब जिनमें से लावा नहीं निकलता है, लेकिन ये जो बैरन द्वीप में जो बैरन ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही दक्कन पास भी है, यानी दक्कन दर्रा भी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इसके बाद में आठवां आता है हमारा पांडिचेरी या पुदुचेरी। ये चार भागों में 3 राज्यों में बटा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हुए, तो ये हुए, पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, पांचवा है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी आकर मिलती है खंबात की खाड़ी में। और छठा है लक्षद्वीप, सातवां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर दक्कन दर्रा है, और यहाँ पर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, कौन सा, बैरन ज्वालामुखी, कहाँ पर, बैरन द्वीप में। और आठवां हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी या पुदुचेरी। ये चार भागों में और 3 राज्यों में बटा हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद में शायद ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आएगा। देखिए आ गया, पांडिचेरी कितने राज्यों तथा कितने भागों में बटा हुआ है, तो पांडिचेरी जो है वो 3 राज्यों में तथा 4 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन कौन से, तो फर्स्ट है हमारा मुख्य पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो कहाँ पर है, जो है तमिलनाडु के अंदर। और दूसरा इसका पार्ट है कराईकल, और वो भी कहाँ पर है, वो भी है तमिलनाडु के अंदर। और तीसरा है इसका यणम, तीसरा पार्ट इसका यणम है, और वो कहाँ पर है, वो है आंध्र प्रदेश में। और ये जो तीनों हैं यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पार्ट हैं इसके, मुख्य पांडिचेरी या पुदुचेरी, कराईकल और यणम जो हैं, ये तीनों पूर्वी तट पर स्थित हैं। और चौथा जो आने वाला है इसका पार्ट, कौन सा, माहे, और वो कहाँ पर है, वो केरल के अंदर है। और ये जो अकेला इसका पार्ट है ये पश्चिमी तट पर है, यानी ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर फैला हुआ है। कौन सा, ये जो पांडिचेरी यूनियन डायरेक्टरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है, और 3 राज्यों तथा 4 भागों में बटा हुआ है। मुख्य पांडिचेरी या पुदुचेरी वो है तमिलनाडु में, कराईकल भी जो है तमिलनाडु में है, तीसरा है यणम, वो है आंध्र प्रदेश में, और चौथा जो है वो माहे है, और वो कहाँ पर है, केरल के अंदर है। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो सही बताया है या नहीं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। और ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताए, कितने बताए, 8 थे, और 8 के अंदर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो हमने देख लिया, सबसे बड़ा है लद्दाख, और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान या सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ पर स्थित है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कितने डिग्री के अक्षांश पर, तो वो स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या, भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु या सबसे दक्षिणी छोर। और
वो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियां भी दी हुई है, और इसके ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य है गोवा, और इसकी तटीय सीमा भी सबसे छोटी है। क्यों, और सबसे बड़ी तटीय सीमा है गुजरात की। सबसे छोटा राज्य भी यही है, इसकी सबसे छोटी तटीय सीमा भी इसी की है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। तो जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने राज्य हैं तथा उनकी राजधानी लिखिए। तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं, और भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो यहाँ पर भारत के 28 राज्य दिए हुए हैं और उनकी राजधानियां भी दी हुई हैं। तो फर्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, और असम की है दिसपुर। बिहार की है पटना। छत्तीसगढ़ की है रायपुर। गोवा की है पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा और जो पंजाब है उसकी एक संयुक्त राजधानी मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो वो क्या थी, चंडीगढ़। और हिमाचल जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और फिर आता है हमारा झारखंड की राजधानी है रांची। कर्नाटक की है बेंगलुरु। केरल की है तिरुवनंतपुरम, और मध्य प्रदेश की है भोपाल। महाराष्ट्र की है मुंबई, या मुंबई भी बोलते हैं जिसको। और इसके बाद आता है मणिपुर की है इम्फाल। फिर आता है मेघालय, तो मेघालय की है शिलोंग। उसके बाद आता है मिज़ोरम में आइजोल। और नागालैंड की जो है वो क्या है, वो है कोहिमा। फिर आता है हमारा ओडिशा, तो ओडिशा की होती है भुवनेश्वरम। और पंजाब और हरियाणा की मैंने संयुक्त राजधानी बताई थी आपको, तो वो क्या थी, वो थी चंडीगढ़। तो पंजाब की भी होगी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़। फिर आता है हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य, वो कौन सा है, राजस्थान, और उसकी राजधानी क्या है, जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। और सिक्किम की राजधानी क्या होगी, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। फिर आता है तेलंगाना की हैदराबाद। फिर आता है उत्तराखंड की देहरादून। और फिर आता है लास्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और सबसे सेकंड लास्ट आता है त्रिपुरा की होगी अगरतला। और सबसे लास्ट में आता है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। तो ये थे हमारे भारत के 28 राज्य जिनकी राजधानी मैंने आपको बता दी है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई या बम्बई भी जिसको बोलते हैं, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिज़ोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वरम, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और त्रिपुरा की अगरतला, और लास्ट में आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की क्या थी, पश्चिम बंगाल की है कलकत्ता। तो ये भारत के 28 राज्य हैं और उनकी राजधानी भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दी है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये भारत के 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ यहाँ पर मैप के अंदर भी अच्छे से दिखाई हुई है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। ये हिंदी मैप है तो आप लोगों को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो मैंने आपको बता दिए, वो कितने थे, वो थे 8। तो उनकी राजधानी भी तो होगी ना, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और
दूसरा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है, राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। तीसरा आता है हमारा दादर नगर हवेली और दमन दीव, तो उसकी राजधानी क्या होगी, तो उसकी राजधानी होगी दमन। और जो हमारा चौथा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। फिर आता है हमारा पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसको बोलते हैं, तो उसकी राजधानी भी क्या होगी, तो उसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा, तो वो है हमारा दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली होगी। फिर आता है सेकंड लास्ट क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और सबसे लास्ट में आता है हमारा लद्दाख, यानी 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, वो है लद्दाख। और उसकी राजधानी कौन सी होगी, तो उसकी राजधानी है लेह, यानी लेह लद्दाख जिसको हम बोलते हैं। तो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी कौन सी है, तो उसकी राजधानी है लेह। तो ये मैंने आपको यहाँ पर भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानी, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी भी अच्छे से यहाँ पर समझा दी है, लिखकर भी दे दी है और बोलकर भी समझा दी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए आज के हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिग्नोलॉजी। ये थोड़ा सा जल्दी चला गया। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं हम लोग लिग्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील, और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये कोलेरू झील है और ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये जो झीलों का अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिग्नोलॉजी। ये मैंने यहाँ पर इसकी कोलेरू झील की पिक्चर दिखाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ सके कि झील कहते किसको हैं। और भारत की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील और ये कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो चलिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।